हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि स्वानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है। 6 यूनिट में कल हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, चर बताया था, वेरिएबल्स बताए थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसको हम गुणात्मक रूप से एवं मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं, उसको चर कहते हैं। जो सहसंबंध को बताता है, दो चरों में वेरिएबल्स में क्या सहसंबंध होते हैं। मान लीजिए हमने आपको बताया था कि चर का यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, समस्या को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद उस प्रॉब्लम में कितने चर हैं हम ये खोजते हैं। सबसे पहले हम फिर उनमें वेरिएबल्स को खोजते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है कि नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है, तो ये हमारी समस्या है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें चर कौन कौन से हैं। ठीक है, नेट का एग्ज़ाम पहला चर हो गया और दूसरा चर क्वालिफाई कैसे होता है, क्वालिफाई के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो ये दूसरा चर हो गया। किससे नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, तो प्रत्येक वो वस्तु चर होती है, प्रत्येक वो वस्तु चर होती है, प्रत्येक वो प्राणी चर होता है। हर उस चीज़ को चर कह सकते हैं जिसको हम नापते हैं गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से, और उसके प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। ये जो आपको बताया था कि चर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला आपका स्वतंत्र चर होता है, दूसरा आश्रित चर होता है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका केवल इसमें दिया हुआ है अनाश्रित चर, आश्रित चर एवं बाह्य चर और मध्यवर्ती तथा मॉडरेटर चर। ठीक है, तो ये चर आपके इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इंटरवेंटिंग वेरिएबल्स एंड मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल्स, तो ये चर आपके इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्वतंत्र चर क्या होता है। यदि आप लोगों को और ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आखिर वेरिएबल्स होता क्या है। ठीक है, चर होते क्या हैं, कि मतलब कि जिसको हम माप सकें, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर उस प्राणी को हम चर कहते हैं जिसका मात्रात्मक रूप से एवं गुणात्मक रूप से मापन संभव होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि चर आखिर होता क्या है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इसको उद्दीपक चर कहते हैं और इसको अनुक्रिया चर कहते हैं। जब हमने आपको उद्दीपक और अनुक्रिया किसी चीज़ में उसमें बढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था उद्दीपक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले उद्दीपक क्या होता है आपको बताया था, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो तथ्य वो उद्दीपक होता है जिसको देखकर हमारे मन में सीखने की इच्छा हो जाए या जिसको देखकर हम कोई काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो कोई तत्व, हर वो कोई बात, मतलब प्रत्येक उस चीज़ को उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, जिसको देखकर हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको देखकर, आप मुझको देख रहे हैं और आपके मन में ये इच्छा जागृत हो जाए कि मैं भी मैडम की तरह पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं भी इसी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग करवाऊँ या मैं भी नेट का कोचिंग करवाऊँ, तो ये मैं आपके लिए मैं क्या हुई, मैं एक उद्दीपक हो गई। ठीक है, क्योंकि आपने मुझको देखकर कोई भी काम करना शुरू किया, तो उसी चीज़ को उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, अनुक्रिया क्या होती है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कि आप उद्दीपक को देखकर आपने रिस्पॉन्स दिया या रिस्पॉन्स किया, तो आपको समझ में आया। इसके बाद आश्रित चर। ठीक है, आश्रित चर आपका ये है, तो चरों को हमने बताया कि चर दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट एवं डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर उसको कहते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, निर्भर हो, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो या आश्रित हो, उसको कहते हैं आश्रित चर। स्वतंत्र चर किसको कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर अनाश्रित चर, अनाश्रित चर या स्वतंत्र चर, जो दूसरे के ऊपर अनाश्रित हो एवं आश्रित ना हो। ठीक है, अनाश्रित हो से मतलब आश्रित ना हो। ठीक है, आ प्लस आश्रित, आ प्लस नाश्रित। ठीक है, तो अनाश्रित मतलब दूसरे के ऊपर जो
आश्रित ना हो, मतलब स्वयं में स्वतंत्र हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो कैसा है, स्वयं में स्वतंत्र है। और ये नेचर कैसा होता है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए खुद में कुछ नहीं होता, इसकी स्वयं की कोई औकात नहीं होती है, ठीक है, ये दूसरे के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स का संबंध पढ़ते हैं, ये हम स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर क्या पड़ता है इसको देखते हैं। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो वेरिएबल्स होते ही होते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल्स आपका स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, दूसरा वेरिएबल्स क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। तो हम प्रॉब्लम में जब चरों को खोजते हैं तो चरों को खोजने के बाद ये देखते हैं कि उसमें आश्रित चर का स्वतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। बाद में हम आपको इसकी मध्यस्थ चर की बात करेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम ये चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र चर किसको कहते हैं कि जो चर खुद दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है बल्कि दूसरे उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मैं टीचर हूँ, जैसे कि टीचर कैसा होता है, टीचर के ऊपर कौन डिपेंड होता है, कौन आश्रित होता है, टीचर के ऊपर कौन आश्रित होता है, स्टूडेंट। यदि टीचर उसका टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म नहीं करेगा, टाइम टू टाइम उसको कंटेंट सही से नहीं बताएगा, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें नहीं बताएगा, तो इससे प्रभाव किस पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, आश्रित चर पर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो आश्रित कौन हुआ, शिक्षार्थी हुआ, ठीक है, लर्नर हुआ, ठीक है, शिक्षार्थी हुआ, क्योंकि और शिक्षक क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि शिक्षक आपको अच्छी तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी विषय वस्तुओं के अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट नहीं देगा, टाइम टू टाइम आपका सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस नहीं खत्म करवाएगा, तो क्या होगा, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर पड़ेगा। तो आपका शिक्षक क्या हुआ, स्वतंत्र चर हुआ, और आश्रित जो शिक्षार्थी क्या हुआ, वो आश्रित चर हुआ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि स्वतंत्र चर क्या होता है, ऐसा चर जो खुद दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है बल्कि दूसरे उसके ऊपर निर्भर होते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थी इसके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चर शिक्षण की प्रक्रिया में, ऐसा चर जहाँ पर जो खुद दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है बल्कि दूसरे उसके ऊपर निर्भर होते हैं, स्वतंत्र चर कहलाते हैं, ठीक है। और आपका आश्रित चर क्या होता है, आश्रित चर भी बताया था हमने कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, मतलब कि, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है लेकिन उसके ऊपर कोई निर्भर नहीं होता। ये तो शिक्षक के ऊपर निर्भर होता है, शिक्षार्थी जो होता है ये तो शिक्षक के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन जो शिक्षक होता है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही आश्रित चर कहा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही स्वतंत्र चर कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में सही लगे समझना इंग्लिश में समझ लीजिए, जिसको हिंदी में सही लगे समझना हिंदी में समझ लीजिए। और उद्दीपक चर इसको जो कहा जाता है, क्योंकि जो हम व्यवहारिक प्रक्रिया में जो भी आपकी जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत बनाए गए, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया बिल्ली पर किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही तो देखा, जो उनका उद्दीपक का जो प्रभाव था उसी चीज़ को तो उन्होंने देखा कि आश्रित चर पर क्या पड़ रहा है। जो उद्दीपक उन्होंने क्या था, उन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली थी, बिल्ली के लिए एक रोटी का टुकड़ा रखा, तो उन्होंने यही तो देखा कि जो रोटी का टुकड़ा हम बिल्ली को देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आश्रित चर पर प्रभाव की जाँच तो की उन्होंने। तो उद्दीपक के द्वारा हम आश्रित चर पर प्रभाव का ज्ञान करते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस पर इफेक्ट भी पड़ रहा है, यानी टीचर आपको यदि सही से नहीं पढ़ाएगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पास नहीं हो पाएंगे, आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। यदि टीचर आपको सारी विषय वस्तुओं को पूरी की पूरी सही ढंग से समझा देगा तो आप क्या क्वालिफाई हो जाएंगे। तो प्रभाव पड़ेगा ना, आपके ऊपर अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है और बुरा भी प्रभाव पड़ सकता है। ये लेकिन निर्भर किसके ऊपर करता है, टीचर के ऊपर। तो स्वतंत्र चर होता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र चर कहते हैं। और इसको कह सकते हैं कि इसमें स्वयं जो शोधकर्ता होता है या प्रयोगकर्ता होता है वो क्या कर सकता है, इसमें जोड़ तोड़ कर सकता है, ठीक है, इसमें वो स्वयं जोड़ तोड़ कर सकता है, ठीक है।
इसीलिए कहते हैं कि जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, ठीक है, प्रयोग करते समय, रिसर्च करते समय ऐसे चर जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है उन्हें स्वतंत्र चर कहते हैं, कि जब जैसा चाहे उसे वो चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, हमने आपको कुछ लेसन दिए याद करने के लिए, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि आप उनको लर्न करके लाइए। पहले दिन आप उसको लर्न करके नहीं लाते हैं, दूसरे दिन हमने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, हमने कह दिया कि हम आपको 100 रुपये देंगे, क्या देंगे, 100 रुपये देंगे, आप इनको लर्न करके आइए। तो आप लर्न करके ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर हमने 100 रुपये दिए, आपने लर्न करके ले आए, और तीसरे दिन हमने यहाँ पर आपको 500 रुपये कर दिए, और भी चीज़ें थी आपको लर्न करने के लिए, तो आपने और अच्छे से और जल्दी लर्न कर लिया, ठीक है। तीसरे दिन हमने आपको यहाँ पे 1000 रुपये दिए, ठीक है, 1000 रुपये दिए, तो आपने क्या किया कि और जल्दी चीज़ों को सीख लिया और जल्दी किसी पाठ को लर्न कर लिया। कक्षा में यदि हम आपसे, जैसे मान लीजिए किस तरीके से यहाँ हम आपको लाइव क्लास तो नहीं ले रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। मान लीजिए हम लाइव क्लास लेते हैं और हम आपको कह दें कि आप सभी लोगों को मैं 100 रुपये दूंगी, आप लाइव क्लास में आइएगा, तो आप सभी लोग आएंगे ना। या मान लीजिए कुछ बच्चे कम आएंगे, दूसरे दिन मैं बोल दूँ मैं 500 रुपये दूंगी, तो बच्चे ज़्यादा आएंगे। यदि मैं तीसरे दिन बोल दूँगी मैं आपको 1000 रुपये दूंगी पर बच्चे को, तो बच्चे और ज़्यादा आएंगे ना। तो यहाँ पे हम इसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं और 100 रुपये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगकर्ता का स्वयं का पूरा नियंत्रण होता है स्वतंत्र चरों पर, ठीक है, जिनमें वह जब चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है, तो उसी को स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर की डेफिनेशन लिखा दूँ क्या, एक लिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दूँ। लेकिन इसमें वो जो जोड़ तोड़ करता है केवल उसका मकसद ये होता है कि आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखने के लिए करता है। मान लीजिए प्रयोगकर्ता में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लाइट का प्रभाव को देख, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया जो यहाँ पे लाइट जल रही है, तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हम इस लाइट को मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, तो इस लाइट को थोड़ा कम कर दें, फिर हम ये देखें कि आप लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप लोग आश्रित चर हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं टीचर हूँ, तो मैं स्वतंत्र चर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं इस लाइट को कम ज़्यादा कर सकती हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप लोग चाहते हैं कि पुरस्कार का अध्ययन मेरे ऊपर ज्ञात करना चाहते हैं कि पुरस्कार देने से मैं चीज़ों को जल्दी सीखती हूँ या देर से सीखती हूँ। तो आपके हाथ में क्या है, मेरा सीखना आपके हाथ में है कि पुरस्कार देना आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे आप स्वतंत्र चर बन गए हैं। मान लीजिए आप लोग मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आप पुरस्कार देने से मैडम जल्दी सीखती हैं या देर से सीखती हैं, तो आपके हाथ में क्या है, आप किस में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, पुरस्कार में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, पुरस्कार देने में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, या मेरे सीखने में जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो केवल आप पुरस्कार देने में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार आपके हाथ में है। आप हमको 1 चॉकलेट दें या 2 चॉकलेट दें, या मान लीजिए कोई और भी चीज़ दे दें, कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दें, तो मैं और जल्दी चीज़ों को सीख लूँगी। जब हम बच्चे को 1 चॉकलेट देते हैं तो बच्चा देर से सीखता है, यदि हम दूसरे दिन कहते हैं उसको 2 चॉकलेट देंगे तो वो और जल्दी सीख के आ जाएगा, ठीक है। तीसरे दिन हम उसको कोई ऐसी चीज़ दे दें जो उसको बहुत ही मनपसंद हो, हम कहते हैं आपको मोबाइल दे देंगे या आपको लैपटॉप दिला देंगे, तो वो, या वीडियो गेम दिला देंगे, तो वो और जल्दी सीख लेगा। तो ये जो जोड़ तोड़ होता है वो स्वतंत्र जो प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है स्वतंत्र चर, और स्वतंत्र चर का वाहक कौन होता है, प्रयोजक, जो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वही परिस्थिति को नियंत्रित करता है और स्वतंत्र चरों के में जोड़ तोड़ करता है। तो इसका एक प्रश्न स्पेशली आता है कि ऐसा कौन सा शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ कर सकता है या स्वतंत्र चरों का प्रहसन कर सकता है, तो वो आपका प्रयोगात्मक शोध होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। क्योंकि जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर केवल हम ये देखते हैं यदि हम ऐसी चीज़ करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। यदि हम फिर थोड़ा सा उस चीज़ को घटाते हैं, यदि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने लाइट को देखा, ऐसे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट को कम कर दूँ, फिर देखूँ आपको चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। मुख्य रूप से आश्रित चर पर जो शिक्षार्थी हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। स्वतंत्र चर की डेफिनेशन एक लिख लीजिए कि स्वतंत्र चर एक प्रयोग के
स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक होते हैं, ठीक है, एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है, ठीक है, जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है, ठीक है। स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है तथा जिनमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, जिनमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि जिसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है, जिनमें वह जैसा चाहे वह वैसा जैसा परिवर्तन कर सकता है या जोड़ तोड़ कर सकता है। और वो जोड़ तोड़ करता क्यों है? क्योंकि वो केवल ये देखना चाहता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका वो अध्ययन करना चाहता है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर आपकी समझ में आ गया कि स्वतंत्र चर क्या हो जाता है और आश्रित चर क्या होता है। आश्रित चर के बारे में बताया कि जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, जिस पर प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं चीज़ों में जोड़ तोड़ और यहाँ पे उसका क्या प्रभाव देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर यदि हमने आपको चीज़ें सारी नहीं समझाई तो यहाँ पर आपका नेट क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर हमने यदि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी तो आपका क्वालिफाई नेट हो गया या नहीं हुआ, इस चीज़ को देखते, हो गया या नहीं हुआ, इन चीज़ों को यहाँ पे देखते कि क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे यदि मैं लाइट को कम कर दूँ तो ये देखूंगी कि आश्रित चर का क्या प्रभाव पड़ा। केवल इसको अध्ययन करने के लिए, इसको देखने के लिए स्वतंत्र चर में जो प्रयोगकर्ता होता है या जो रिसर्चर होता है वो जोड़ तोड़ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये स्वतंत्र चर की डेफिनेशन हो गई। आगे मैं आश्रित चर की लिख दूंगी, लेकिन पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। ये जो स्वतंत्र चर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक ई टाइप होता है और एस टाइप होता है, ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में ये डेफिनेशन आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे हम उसके बारे में बात करते हैं कि ई टाइप स्वतंत्र चर क्या होता है और एस टाइप क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ई टाइप और दूसरा होता है एस टाइप। दो टाइप के होते हैं, ये दोनों ही स्वतंत्र चर होते हैं। दोनों में ही जो रिसर्चर होता है वो जोड़ तोड़ करता है। ये आपके जोड़ तोड़ के आधार पर इनके प्रकार बनाए गए हैं, क्योंकि स्वतंत्र चर क्या होता है, जिन पर रिसर्चर का नियंत्रण होता है वही स्वतंत्र चर होते हैं जिनमें वो जोड़ तोड़ कर सकता है। तो इसीलिए इन दोनों चरों में रिसर्चर क्या करता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, लेकिन इनके आधार बनाए गए हैं, इसीलिए इनके ये जोड़ तोड़ के आधार पर इनके आधार बनाए गए हैं, ठीक है। इनके जोड़ तोड़ के आधार पर, मैनिपुलेशन के आधार पर इनके प्रकार बताए गए हैं कि ई टाइप एवं एस टाइप। इनके नाम के लिए आप पूछे कि इनको ई टाइप या एस टाइप क्यों कहा जाता है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। इनको इसलिए कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसलिए ई टाइप कहते हैं इसको, और इसको स्वतंत्र चर एस टाइप कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ई टाइप होता है और ये आपका एस टाइप होता है, ठीक है। तो होते दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही स्वतंत्र चर होते हैं, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें जो ई टाइप में होता है, जो वैज्ञानिक होता है या जो रिसर्चर होता है वो स्वयं जोड़ तोड़ करता है, ठीक है, स्वयं जोड़ तोड़ करता है। जैसे मान लीजिए हमें आपके पढ़ने पर प्रकाश का अध्ययन करना है, तो हम लाइट को स्वयं घटा सकते हैं, ठीक है, स्वयं बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें होता है प्रत्यक्ष रूप से, ई टाइप में होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ई टाइप में होता है आपका प्रत्यक्ष रूप से करता है, और इसमें करता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसको भी अभी बताएंगे।
लेकिन कर्ता दोनों में ही जोड़ तोड़ है, ठीक है, कर्ता दोनों में ही जोड़ तोड़ है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाइट को हम सीधा घटा देंगे। मान लीजिए हमको बच्चे को पढ़ाई पर अपने पाठ की लंबाई का अध्ययन करना है, ठीक है, पाठ की लंबाई का प्रभाव यदि हमें बच्चे के सीखने पर देखना है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई जो लेसन है वो आपका 5 पेज का है, ठीक है, ठीक है, 5 पेज का है, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, लेसन पाठ है। अब इसको जो बच्चा होता है हमको ये देखना है कि इस पाठ को बच्चा कितने जल्दी सीखता है, ठीक है, पाठ की लंबाई के प्रभाव का अध्ययन करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि बच्चा कितने जल्दी इस चीज़ को सीख रहा है, हमको यदि पाठ की लंबाई के प्रभाव का यदि सीखने की क्रिया पर अध्ययन करना है कि बच्चा कितने जल्दी सीख सकता है। तो यहाँ पर हम जो पाठ की लंबाई को कम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अलग कर दें और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको अलग कर दें, तो हम इसकी पाठ की लंबाई को क्या कर सकते हैं, 3 पेज का भी कर सकते हैं या 4 पेज का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो लेसन की लंबाई है इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं और डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली जोड़ तोड़। यहाँ पर जो प्रयोग करता होता है वो स्वयं करता है, स्वयं चरों में जोड़ तोड़ करता है, स्वयं उसको जो भी प्रभाव देखना होता है, इफेक्ट देखना होता है, आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको वो स्वयं डायरेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, ठीक है, इसमें जो एस टाइप अप्रत्यक्ष जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एस टाइप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर होता है, इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो स्वयं चरों में परिवर्तन नहीं करता या स्वयं चरों में हेर फेर, इसी को परिवर्तन, हेर फेर या जोड़ तोड़ ये शब्द आपको पेपर में लिखे मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्वयं जोड़ तोड़ नहीं करता, स्वयं उनमें हेर फेर नहीं करता, बल्कि चयन प्रक्रिया द्वारा, कैसे, चयन प्रक्रिया द्वारा, चयन प्रक्रिया द्वारा चरों में हेर फेर करता है, ठीक है, बल्कि वह चयन प्रक्रिया द्वारा चरों में हेर फेर करता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता। स्वयं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रयोग करता होता है, जो रिसर्चर होता है, उसके स्वयं के हाथ में नहीं होता है इनको जोड़ तोड़ करना या इनको घटाना या बढ़ाना, ठीक है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चयन प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, चयन प्रक्रिया के माध्यम से कैसे, कि मान लीजिए यहाँ पर जो पाठ की लंबाई थी तो यहाँ पे रिसर्चर ने, शोधकर्ता ने डायरेक्ट उसको खुद घटा दिया, ठीक है, खुद घटा दिया। लेकिन यहाँ चयन प्रक्रिया के माध्यम से जब वो क्या करेगा, जब रिसर्च करेगा तो 3 पाठ वाले लेसन कोई चयन में लेगा ही नहीं इतने लोग, क्योंकि यहाँ पर जब उसका स्वयं के हाथों में है ही नहीं डिपेंड कि वो उसको घटा बढ़ा सके या कोई जोड़ तोड़ कर सके, तो लेकिन रहता रिसर्चर के हाथ में ही। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उसका ये नहीं होता। अब मान लीजिए उसने 5 पाठ, इसमें 5 पाठ हैं या 5 लेसन हैं इसमें, और इस बुक को लिया और देखना चाह रहा है बच्चे के सीखने के प्रभाव पर क्या अध्ययन कर रहा है, लंबाई का, बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, तो यहाँ पे तो उसने पाठ की लंबाई को कम कर दिया, देख लिया कि बच्चे ने और जल्दी चीज़ को सीख लिया। लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर इस पर इसका स्वयं का अधिकार नहीं होता है या स्वयं वो उसको कम नहीं कर सकता है, स्वयं जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो वो हेर फेर करता है वो चयन प्रक्रिया के माध्यम से करता है कि वो छोटा लेसन पहले से ही अपनी चयन प्रक्रिया में लेगा, जो रिसर्च करेगा, जो प्रॉब्लम होगी, जब वो रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्या को जब चयन करेगा तो वहीं पर वो अपने चयन प्रक्रिया में, चयन के माध्यम से चरों में जोड़ तोड़ कर लेता है वो छोटे लेसन को। और ठीक है, पहले से ही छोटे इस लेसन को लेगा और ये देखेगा कि इस लेसन को बच्चा जल्दी सीखता है, इस लेसन को बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ तोड़ में इसमें एक एग्जाम्पल आपका चिंता। चिंता जो होती है इसमें जो रिसर्चर का डायरेक्टली हेर फेर नहीं कर सकता, ठीक है, प्रयोगकर्ता का स्वयं का उसका डायरेक्टली, ठीक है, नहीं कर सकता और स्वयं नहीं कर सकता, जब चाहे तब वो इसमें चरों में हेर फेर या चरों में जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, कैसे चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर सकता है। तो इसमें हम चिंता को रखेंगे, चिंता पर सीखने के प्रभाव पर, ठीक है, चिंता पर सीखने के, चिंता पर नहीं, चिंता का,
चिंता का सीखने पर प्रभाव या अध्ययन। चिंता का सीखने पर चिंता का सीखने के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, चिंता का सीखने के प्रभाव पर अध्ययन। चिंता के द्वारा हम किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, चिंता का सीखने के प्रभाव पर, ये सेंटेंस नहीं बन रहा, या लिख सकते शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन। ये सेंटेंस लिख लीजिए। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हुए, एक तो हुआ आपका चिंता, ठीक है, दूसरा हुआ शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्वतंत्र चर किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ठीक है, और इसको एस टाइप स्वतंत्र चर कहेंगे। ठीक है, एस टाइप क्यों कहेंगे वो भी अभी बता देंगे। ठीक है, तो शैक्षिक उपलब्धि पर हम प्रभाव आंक रहे हैं। ठीक है, प्रभाव किस पर पड़ेगा, शैक्षिक उपलब्धि पर। तो ये हमारा क्या हुआ, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये किस पर आश्रित है, चिंता पर। चिंता पर कैसे आश्रित है, यदि हमको पढ़ाई की चिंता होगी, एग्जाम की चिंता होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा करेंगे और नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चिंता, यदि हमको अपनी पढ़ाई के प्रति चिंता होगी तो हम जल्दी से चीज़ों को करेंगे, जल्दी अपना एग्ज़ाम करेंगे। मान लीजिए जिस दिन पेपर होता है उसके 2 दिन पहले हमको कितनी चिंता रहती है, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यदि हमको चिंता नहीं होगी तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, तो अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो चिंता का अध्ययन करना है, चिंता के प्रभाव का अध्ययन करना है। तो शैक्षिक उपलब्धि पर, कि शैक्षिक उपलब्धि जो हमका नेट क्वालिफाई करना है, चिंता का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जोड़ तोड़ कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, इसमें डायरेक्टली जोड़ तोड़ जो होता है रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये जो चिंता है ये क्या है, ये जो आपका सोच है या जो चिंता है ये तो शिक्षार्थी की विशेषता है। तो इसमें क्या, ये जो रिसर्चर है ये डायरेक्टली इसमें जोड़ तोड़ कर सकता है। ठीक है, और शैक्षिक उपलब्धि पर भी उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसके स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि शैक्षिक उपलब्धि पर तो वो प्रभाव आंक रहा है, तो ये तो आश्रित चर हुआ। लेकिन ये स्वतंत्र चर होते हुए भी इसका डायरेक्टली इस पर हस्तक्षेप वो नहीं कर पाता है, डायरेक्टली इस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, हेर फेर वो नहीं कर सकता, इसके हाथों में इसका नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्टली वो कर सकता है। कैसे, मान लीजिए चिंता, यदि हमारे पास मीडियम चिंता होगी, ठीक है, चिंता हमको होगी अपनी पढ़ाई के प्रति, तो हम जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करेंगे और जल्दी से पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और अपना नेट क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यही चिंता हमको ज़्यादा होगी, अत्यधिक चिंता होगी। ठीक, अत्यधिक चिंता होगी तो फिर क्या होगा, घबराहट के मारे हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और जैसे मान लीजिए जब पेपर का 1 दिन बचता है तो वो चिंता हमको अत्यधिक चिंता होती है, अत्यधिक चिंता होती है, तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं और हम कोई चीज़ सही से लिख नहीं पाते, कोई सामने कोई चीज़ दिखती नहीं। एग्जाम हॉल में क्या होता है, हमको अत्यधिक चिंता होती है, पता नहीं हम लिख पाएंगे, एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें रिसर्चर के हाथ में होती हैं कि वो अत्यधिक चिंता के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है, कम चिंता। तो ये 2 व्यक्तियों को ये अपने चयन प्रक्रिया के माध्यम से कैसे, कि जो व्यक्ति नॉर्मल रूप से स्वस्थ है उसको अपने एग्जाम के प्रति चिंता है, वो उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि चिंता से हमारे शैक्षिक उपलब्धि में अंतर आता है कि नहीं, सीखने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है कि नहीं। यदि हमको चिंता होगी तो हम चीज़ों को जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, यदि हमको अपना नेट क्वालिफाई करना होगा, नेट क्वालिफाई के प्रति हमको चिंता होगी तो हम जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। और यदि वही चिंता हमको अत्यधिक होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ा भी रही हूँ तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको इतनी घबराहट है, इतना आप अंदर से वो है, पता नहीं मेरा नेट क्वालिफाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मतलब अत्यधिक चिंता है।
तो इसके प्रभाव का अध्ययन तो ये हम चुनाव के जरिए करते हैं। डायरेक्टली शोधकर्ता का इस पर स्वयं का सामने से उसका कोई वो नहीं होता है, वो स्वयं उसको इसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है स्वयं, क्योंकि वो ना तो चिंता को घटा सकता है ना चिंता को बढ़ा सकता है। लेकिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से वो ये देख सकता है कि कम चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा चिंता का शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। और एग्जाम्पल में क्या क्या, ठीक है, यहाँ पे आपका इसके अंदर आयु हो गई, आपकी बुद्धि लब्धि हो गई, ठीक है, बुद्धि लब्धि हो गई, और इसकी आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि हो गई, सामाजिक आर्थिक दिख रहा है सब लोगों को, पृष्ठभूमि, ठीक है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक स्तर, इसमें आ जाएगा आपका शैक्षिक स्तर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इन सभी में हम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चरों में जोड़ तोड़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारी आयु है, ठीक है, आयु में हम जोड़ तोड़ क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई प्रयोगकर्ता जो रिसर्चर है, क्या किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है तो क्या वो उसको घटा के 8 वर्ष कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से यदि उसको देखना है कि 10 वर्ष के बालक किसी भी चीज़ को जल्दी करते हैं या 8 वर्ष के बालक किसी भी चीज़ को कैसे करते हैं, तो चयन प्रक्रिया में वो 8 वर्ष के बालक को भी ले सकता है और 10 वर्ष के बालक को भी ले सकता है, तो तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बुद्धि लब्धि, IQ का क्या वो घटा बढ़ा सकता है, तो IQ को भी वो इसी तरीके से मान लीजिए कुछ प्रतिभाशाली बालकों को ले लेगा, कुछ मंदबुद्धि बालकों को ले लेगा और वही काम वो करने को देगा, फिर देखिएगा कौन से लोग जल्दी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को भी लेके एक आपका गरीब का स्तर हो गया, एक अमीर का, तो 2 भागों में इसको बांट के, या कोई कम मतलब अच्छी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो इनका अध्ययन क्या हो, किसी की सामाजिक, मान लीजिए कोई व्यक्ति रिच है, ठीक है, अमीर है, तो क्या उसको वो घटा के गरीब कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो इस तरीके से शैक्षिक स्तर भी यही होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और कोई भी बच्चा जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, क्या एकदम से वो उसके शैक्षिक स्तर को बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये चीज़ें वो डायरेक्टली इन चरों में, ये चर ऐसे चर होते हैं जिनमें जो रिसर्चर होता है, शोध करता है, स्वयं इनमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, बल्कि चयन प्रक्रिया के माध्यम से इनमें जोड़ तोड़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल थे, हमने आपको बताया था कि जैसे प्रकाश का हमारी अध्ययन पर अध्ययन करना है, ठीक है, प्रकाश का पढ़ाई पर अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो गया, चर हो गया, इसको जो प्रयोग करता है स्वयं घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। पाठ की लंबाई का सीखने पर अध्ययन करना है, ठीक है, ये भी चीज़ हमने आपको बताई थी कि पाठ की लंबाई का प्रभाव यदि सीखने पर देखना है, ठीक है, पाठ की लंबाई का सीखने पर प्रभाव, सीखने पर प्रभाव का क्या अध्ययन, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये E टाइप होते हैं और ये S टाइप होते हैं। ये प्रायोगिक, ये प्रयोगकर्ता इसमें स्वयं नियंत्रित परिस्थितियों में स्वयं इसमें कंट्रोल करता है, उसके हाथ में वो स्वयं जोड़ तोड़ करता है, लेकिन इसमें वो स्वयं जोड़ तोड़ नहीं करता, बल्कि करता रिसर्चर ही है, लेकिन वो चयन प्रक्रिया के माध्यम से। ऐसा नहीं होता है कि वो प्रयोग करते समय उसको घटा दे, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रायोगिक, ये वैज्ञानिक, जब वैज्ञानिक हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमको यदि कोई चीज़ लगे कि ये चीज़ हटानी चाहिए तो हम उसको तुरंत घटा देते हैं, लेकिन इसमें हमको पहले से वो चीज़ें लेके चलनी होती है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आई, ये आपका स्वतंत्र चर है, ठीक है। स्वतंत्र चर का हमने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि शिक्षार्थी होता है, शिक्षक होता है, और जो दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है, वो आपका आश्रित चर होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जो किसी पर निर्भर ना हो बल्कि दूसरे उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी, हमने आपको यहाँ पे स्वतंत्र चर की डेफिनेशन भी लिखी थी, इसके बाद हम अभी आपको एक आश्रित चर की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने एक ही बोर्ड पे यहाँ पे तुलनात्मक रूप से मैं इनको पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये कंफ्यूज बहुत कर देते हैं, ठीक है। अभी इनमें और पार्ट पढ़ेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे साथ में ही पढ़ाने की कोशिश की।
है, आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे हमारे 1000 यदि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाएं तो हम क्या लाइव क्लास अपना ले सकते हैं और डाउट क्लास भी आपका ले सकते हैं। अभी 1000 सब्सक्राइबर होने के पहले हम ना तो आपका लाइव क्लास ले सकते हैं और ना ही आपका भी डाउट क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास लेने के लिए आप जल्दी जल्दी से आप सभी लोग शेयर करिए, जिससे आपका लाइव क्लास हम ले सकें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम आश्रित चर की एक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका टाउनसेंड के अनुसार, ठीक है। आश्रित चर की डेफिनेशन है ये, टाउनसेंड के अनुसार, ठीक है। आश्रित चर वह चर है, आश्रित चर वह चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के, जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है और इसी प्रकार स्वतंत्र चर के हटाने पर, और स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में, तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित होता है, परिवर्तन से परिवर्तित होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप देखिए, किताबी भाषा से यदि हम पूरी की पूरी चीज़ें समझेंगे तो समझ में नहीं आएंगी, तो चीज़ें हमको व्यवहारिकली समझनी है यहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं कि चीज़ों को, जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, आप केवल उन्हीं एग्जाम्पल के हिसाब से ना चलिए। हमने आपको टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल चुन लेंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको आश्रित चर की डेफिनेशन लिखी कि आश्रित चर वह चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित होने पर प्रदर्शित होता है और स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। मतलब कि हम स्वतंत्र चर में, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चीज़ें हम जोड़ते हैं तो उनसे आश्रित चर में जरूर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए स्वतंत्र चर में परिवर्तित करने से, ठीक है, प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है। स्वतंत्र चर हम आपको सिखा रहे हैं और सिखाने के लिए हमने आपको एक चॉकलेट दी, तो इसका प्रभाव आश्रित चर पर तुरंत पड़ा, बच्चे ने जल्दी सीख लिया। यदि इसी में प्रदर्शित करें और स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है। मान लीजिए हम वो चॉकलेट आपको नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि बच्चा अपना होमवर्क नहीं करेगा। हम किसी भी छोटे बच्चे से कहें कि हम आपको चॉकलेट देंगे या हम आपको डोरेमोन देखने देंगे, आप अपना होमवर्क कर लीजिए जल्दी से, तो बच्चा जल्दी कर लेगा। यदि दूसरे दिन उसी चीज़ को हम हटा दें, ठीक है, स्वतंत्र चर के हटाने से, मतलब कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हटा लें, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, मतलब हट जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ पर यदि हमने आपको एक चॉकलेट दी तो बच्चा करेगा, लेकिन दूसरे दिन यदि हमने आपको 10 चॉकलेट दे दी तो बच्चा और जल्दी करेगा। यदि तीसरे दिन हमने आपको 4 और उसमें जोड़ के दे दी तो बच्चा और जल्दी सीख लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ये आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर का प्रभाव देखने के लिए हम ये चरों का संबंध देखते हैं।
कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखने के लिए हम इसका चरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के चरों का प्रभाव, किस प्रकार के चरों में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के चरों में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किस प्रकार के चरों में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है कि स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ का प्रभाव किस पर पड़ता है। यदि हम स्वतंत्र चर में कोई भी जोड़ तोड़ करते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा आश्रित चर का। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स आपके इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। इसके बाद आपका जो है बाह्य चर एवं आश्रित चर। ठीक है, बाह्य चर एवं मध्यस्थ चर की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मध्यवर्ती चर क्या होता है, ये दोनों को कनेक्टेड रखने का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। मान लीजिए मध्यस्थ चर क्या होता है, यहीं पे हम मध्यस्थ चर भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मध्यस्थ चर पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम बाह्य चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाह्य चर क्या होता है। ठीक है, बाह्य चर पढ़ना है हमको। बाह्य चर क्या होता है, आपको इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सट्रेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, एक्सट्रेंस वेरिएबल्स। तो ऐसे चर जिनका शोधकर्ता, जिनका रिसर्चर अध्ययन करना नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसे चर जिनका रिसर्चर या शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है और उनमें वह कोई भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है, उनका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर ना पड़े। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। ऐसे चर, ऐसा चर जिनका रिसर्चर अध्ययन करना नहीं चाहता है, फिर भी उनका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर या हमारी रिसर्च पर पड़ता है। ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए कि उनका, उन बाह्य चरों का हमारी रिसर्च पर प्रभाव ना पड़े, जो भी ऐसे चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाह्य चर कहा जाता है। ठीक है, जिनके प्रभाव को पड़ने से रोका जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाह्य चर, एक्सट्रेनियस चर कहते हैं इनको। ऐसे चर, ऐसे चर जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है। ठीक है, नहीं चाहता है या उनमें जोड़ तोड़ नहीं करता है। ठीक है, या इसको लेकर के शोधकर्ता जिनमें जोड़ तोड़ नहीं करता है। ठीक है, फिर भी उनका प्रभाव, ठीक है, ऐसे चर जिनका अध्ययन शोधकर्ता नहीं करना चाहता है, शोधकर्ता, ऐसे चर जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है, जिनमें जोड़ तोड़ नहीं करता है, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है। ठीक है, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है। इन्हीं को बाह्य चर क्या कहती हैं, बाह्य चर। ठीक है, ऐसे चर जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है, शोधकर्ता जिनमें जोड़ तोड़ नहीं करता है, उनका भी प्रभाव हमारे आश्रित चरों पर पड़ता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। इनको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है, इन चरों को कंट्रोल करना पड़ता है, इन चरों को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम इन चरों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च कैसा, शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा। इन चरों का प्रभाव, बाह्य चरों का प्रभाव भी हमारे रिसर्च पर पड़ेगा, लेकिन करना क्या होता है कि इन चरों के प्रभाव को हमको रोकना होता है कि वो हमारी रिसर्च पर ना पड़े। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बाह्य चर क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ या कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अब बाहर मान लीजिए कोई भी बच्चा जोर जोर से रोने लगे, ठीक है, तो वो उस
जो शोर होगा या बाहर नॉइज होने लगे, बहुत ज़्यादा शोर होने लगे, कोई हॉर्न बजने लगे या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा शोर होने लगे, तो वो जो शोर होगा वो हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा, आपके सीखने को प्रभावित करेगा। कहा है ना कि ऐसे चर जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता तथा जिनमें जोड़ तोड़ भी नहीं करता है। हम क्या शोध का अध्ययन करना चाहते हैं और इनमें कोई जोड़ तोड़ भी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रभाव भी हमारे आश्रित चर पर पड़ता है, ठीक है। यदि हमारी और आपकी क्लास चल रही है और बाहर जोर जोर से शोर होने लगे तो आपको जो चीज़ें होंगी वो सुनाई नहीं देगी और आपके सीखने पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनके प्रभाव को, ठीक है, वो प्रभाव जो आश्रित चर पर पड़ता है, तो बाह्य चरों को रोकने के लिए, ठीक है, इनको कंट्रोल किया जाता है। बाह्य चरों पर हमको नियंत्रण करना पड़ता है कि बाह्य चरों का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर ना पड़े, ठीक है। मतलब कि वो जो शोर हो रहा है आपके सीखने पर ना पड़े, उस शोर को हम हटा दें जिससे आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाएँ और आपके सीखने पर उसका प्रभाव ना पड़े। यदि वो पड़ता है तो हमारी रिसर्च अच्छी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी रिसर्चर जब शोध करता है और यदि बाह्य चरों का प्रभाव भी उसके आश्रित चर पर पड़ता है तो उसकी जो रिसर्च होती है वो प्योर नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है, उसका कोई काम सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को बाह्य चर कहते हैं कि जो भी जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी हमारे बीच में अड़चनें आ रही हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य चरों का प्रभाव हमारे रिसर्च पर, हमारे आश्रित चर पर जितना कम पड़े, ठीक है, बाह्य चरों का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर जितना कम पड़े उतना ही जो हमारा रिसर्च होगा वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। यदि बाह्य चरों का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर ज़्यादा पड़ेगा, अधिक पड़ेगा, तो वो हमारा रिसर्च क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए, ठीक है, इनको रोकने के लिए हमको इनको कंट्रोल करना पड़ता है और बाह्य चरों मतलब आश्रित चर पर इनका इफेक्ट ना पड़े, इस चीज़ का शोधकर्ता को ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि बाह्य चर क्या होता है। ये यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से बैल बजाने लगे, ठीक है, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आप ना तो उनका अध्ययन कर रहे हैं और ना ही उनमें कोई जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि आप ये इसका अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हो रहे हैं। तो मान लीजिए पर्यावरण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब आपको बहुत ज़ोर से गर्मी लगने लगे या बहुत तेज़ ऊपर से धूप हो रही हो, तो ये क्या होगा, बाह्य चर होगा। तो इनका हम अध्ययन करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये होते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आपको बहुत ज़ोर से गर्मी लगेगी तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तो ये बाह्य चर होते हैं। आप गर्मी को अध्ययन करना नहीं चाहते, केवल आप पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ऐसे चर जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है, शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ भी नहीं करता है, परंतु उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है, उन्हीं को हम बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। इनका प्रभाव लेकिन आश्रित चर पर कैसे पड़ता है, यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप जो पढ़ रहे हैं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए यदि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ये भी आपका बाह्य चर है, ठीक है। क्या है, थकावट, बाह्य चर है। और गर्मी जो है ये भी बाह्य चर है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको चीज़ों को लिखना है तो आपके ऊपर आश्रित चर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको चीज़ों को सीखना है तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन चरों को कंट्रोल किया जाता है कि गर्मी है तो हम एसी का उपयोग करें, जिससे बाह्य चरों का जो प्रभाव आश्रित चर पर ना पड़े। यदि हम एसी का यूज करेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप जिस हिसाब से सीखना चाहते हैं, जिस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाह्य चर आपको समझ में आया क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने मध्यस्थ चर की, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, बाह्य चर क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। वो चर जो भी हमारी रिसर्च में अड़चने ना आए, ठीक है, जो भी हमारी रिसर्च में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं या रिसर्च करते टाइम कोई भी हमको समस्या होती है, हम रिसर्च सही ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और यहाँ बनाते हैं, ये हो गया आपका बाह्य चर, ठीक है, ये हो गया आपका मध्यस्थ चर, और ये हो गया आपका आंतरिक चर, ठीक है, आंतरिक चर, ठीक है। इसी को आश्रित चर भी कह सकते हैं,
पहला आपका बाह्य चर होता है, दूसरा मध्यवर्ती चर होता है और आंतरिक चर होता है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है मध्यवर्ती चर, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है मध्यवर्ती चर, लेकिन मध्यवर्ती चर को यदि हम पढ़ेंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बाह्य चर और आंतरिक चर भी पढ़ना है। तो बाह्य चर हमने आपको बताया कि बाह्य चर क्या होता है कि वो वेरिएबल्स जिनका शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर पड़ता है और उसके प्रभाव को रोकने के लिए हमको उन चरों को कंट्रोल करना पड़ता है। यदि हम उनको कंट्रोल, तो इनको कंट्रोलिंग चर भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग चर भी कहते हैं, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ठीक है, और वैसे तो एक्सटर्नल चर कहते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती चर और आंतरिक चर वो चर जिनके प्रभाव को रोका जाता है। ठीक है, जिसके प्रभाव को पढ़ने से रोका जाता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। ठीक है, जिसके प्रभाव को पढ़ने से रोका जाता है, ये हमने आपको बताया, रोका जाता है। बाह्य चर क्या, बाहर मान लीजिए जोर जोर से घंटी बजने लगे या कोई साउंड बजने लगे, कोई डीजे बजा दे, शोर होने लगे, तो इन चरों का हम नहीं करना चाहते, अध्ययन हम नहीं करते, ना ही हम इनमें कोई जोड़ तोड़ करना करते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर पड़ता है। ठीक है, तो जिसके प्रभाव को पढ़ने से हम रोकते हैं उसको क्या कहा जाता है, आपका बाह्य चर कहा जाता है, कि जिसके प्रभाव को पढ़ने से हम रोकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस पर पढ़ने से रोकते हैं तो उसको या तो हम आश्रित चर कहते हैं या इसको आंतरिक चर भी कहते हैं, जिस पर पढ़ने से रोका जाता है। ठीक है, जिस पर पढ़ने से, बाह्य चरों का प्रभाव जिस पर पढ़ने से रोका जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम आंतरिक चर कहते हैं। ठीक है, बाह्य चरों का प्रभाव, चरों का प्रभाव जिस पर पढ़ने से रोका जाता है, ठीक है, रोका जाता है, उसी को आंतरिक चर कहते हैं। ये चीज समझ में आई कि आंतरिक चर क्या होता है, इसी को आश्रित चर भी कहते हैं। और ये आपका बाह्य चर होता है कि जो बाहर की आवाज़ हमारी शिक्षा पर आ रही है, पढ़ रही है, शोर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बाह्य चर कहते हैं। लेकिन जो बाह्य चरों का प्रभाव जिस पर पढ़ने से रोका जाए, ठीक है, जिस पर पढ़ने से रोका जाए उसी को हम आश्रित चर या आंतरिक चर भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक चर भी कहते हैं। अब जो आपका मध्यवर्ती चर होता है तो ये क्या होता है, ठीक है, जिन चरों का प्रभाव पढ़ने से रोका जाता है उनको हम बाह्य चर कहते हैं, और जिन पर पढ़ने से रोका जाता है, ठीक है, जिन पर पढ़ने से रोका जाता है उनको आंतरिक चर कहते हैं। और जो आपका मध्यवर्ती चर होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहते हैं जिसको, कि वे चर जो स्वतंत्र चर, ठीक है, वे चर, ठीक है, जो स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य क्रियाशील होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर कहते हैं या इंटरवेनिंग चर कहते हैं। ये आपके सिलेबस में, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपका जैसे छात्र की अभिवृत्ति, ठीक है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे कि जैसे बाह्य चरों में हमने आपको बताया, बाह्य चर क्या होते हैं कि जो हम प्रभाव, बाहर नॉइस वगैरह, शोर वगैरह हो रहा है, केवल उनको बाह्य चर कहते हैं, जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, बाहर से मान लीजिए क्लास चल रही हो, बाहर से कोई शोर होने लगे। लेकिन मध्यवर्ती चर या इंटरवेनिंग चर क्या होते हैं, वे चर जो स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्रियाशील होते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं होगा कि कभी कभी मेरी तबीयत डिस्टर्ब ना होती हो, कभी कभी मेरा दिमाग परेशान ना होता हो, मेरे पास उलझने ना होती हो, ऐसा तो होता नहीं। तो वे चर जो
स्वतंत्र चर एवं आश्रित चरों के बीच में क्रियाशील होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को हमको रोकना होता है, उन चरों पर हमको कंट्रोल करना होता है, ठीक है, उनके प्रभाव को हमको रोकना होता है। ये चर मतलब कि अड़चनें पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे चरों को हमेशा रिसर्चर को खोजना होता है और उन पर कंट्रोल करना होता है। यदि उन पर कंट्रोल रिसर्चर नहीं करता है तो चरों से क्या होता है कि उनकी जो रिसर्चर होती है, जो रिसर्च होती है, वो शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। तो वे चर जो स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर कहते हैं, ठीक है। शोधकर्ता को हमेशा ऐसे मध्यवर्ती चरों या अड़चन पैदा करने वाले चरों से प्रयोग से सावधान रहना चाहिए। मतलब कि जो ऐसे अड़चन पैदा करने वाले जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनसे हमेशा हमको सचेत रहना चाहिए। मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं कि कोई विद्यार्थी को, मान लीजिए हमने मोटिवेट किया, ठीक है, किसी आपको हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, अभी प्रेरणा दी कि आप नेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करिए और यदि आपका JRF निकल जाएगा तो आपको 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा या 20 लाख रुपए मिलेगा या 15 लाख रुपए मिलेगा। तो हमने आपको क्या किया, मोटिवेट किया, ठीक है। तो मोटिवेट किया तो आपने क्या किया, पढ़ाई करना शुरू किया। यदि मान लीजिए, लेकिन हमने आपको कितना भी मोटिवेट किया, यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे छात्र की अभिवृत्ति होती है, मान लीजिए हम आपको कितना भी मोटिवेट कर दें, उसका मन यदि खेलने में रखा है तो वो तो खेलेगा ही। मैं आप उसको कितना भी कह दूं कि मैं आपको 100 रुपये दूंगी, 500 रुपये दूंगी, आप पढ़ाई करिए, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो वे चर जो स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य क्रियाशील होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग चर वेरिएबल्स कहते हैं, मध्यवर्ती चर कहते हैं। मान लीजिए हम किसी भी छात्र पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक हमने कोई विद्यार्थी लिया कि पुरस्कार का, ये हम आपको कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, ठीक है, पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया पर अध्ययन या पुरस्कार के प्रभाव पर सीखने की प्रक्रिया का पर अध्ययन या सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का अध्ययन, ठीक है। तो पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया पर अध्ययन की क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो यहाँ पे जो पुरस्कार हमने दिया, ठीक है, किसी भी बच्चे को दिया, लेकिन इसमें मध्यवर्ती चर क्या होगा, ठीक है, मैं तो हुई स्वतंत्र चर, ठीक है, और आप हुए सीखने वाले आश्रित चर, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र चर एवं आश्रित चरों के मध्य में क्रियाशील होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसे देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं तो हो गई स्वतंत्र चर, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो आप लोग हुए आश्रित चर। लेकिन इसके बीच में जो मध्यस्थ चर है वो क्या है, या मध्यस्थ चर दूसरा होता है, उसको मीडियन वेरिएबल्स बोलते हैं। ये मध्यवर्ती चर आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इसके बीच में आपका मध्यवर्ती चर कौन सा है कि आपकी अभिवृत्ति, ठीक है, आपकी अभिवृत्ति, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपकी रुचि ही नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से कितना भी पढ़ा दूँ और आप कितना भी समझ लें, लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इन चरों को भी हमको खोजना पड़ता है और रिसर्च प्रॉब्लम को अपनी उस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जिस बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस बच्चे को ये देखेंगे कि उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, उसकी अभिवृत्ति को, उसके एटीट्यूड को देखेंगे कि उस बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उसको पढ़ने की क्षमता है, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, रुचि है या नहीं है, ठीक है। यदि हम इनको दूर नहीं करेंगे तो इन चरों को हमको दूर करना पड़ता है, जिससे हमारी रिसर्च का जो रिजल्ट निकले वो सही निकले, ठीक है। मान लीजिए अभी प्रेरणा हुई, मोटिवेशन हुआ, किसी भी व्यक्ति को हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेट होना ही नहीं चाहता है, वो सीखना ही नहीं चाहता। हम आपको डेली बताते हैं, आप क्वेश्चंस पेपर लगाइए, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, वो लगाते ही नहीं हैं, वो लगाना ही नहीं चाहते, वो मोटिवेट होना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका भी अध्ययन ये मध्यवर्ती चर होते हैं कि हम आपको कितना भी सिखा रहे हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मध्यवर्ती चर होते हैं। तो हमको ये भी देखना होता है, और ये किसमें कार्यरत होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच ही क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मॉडरेटर चर,
ठीक है। मॉडरेटर चर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मॉडरेटर चर, इसको हिंदी में भी ये चीज़ें समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ठीक है। आंतरिक चर के बारे में बताया। आंतरिक चर क्या होता है कि बाह्य चरों का प्रभाव जिस पर पड़ने से रोका जाता है, जिस पर प्रभाव पड़ने से रोका जाता है उसको हम आंतरिक चर कहते हैं। और जो बाह्य चर, जो प्रभाव, जिसके प्रभाव को रोका जाता है, ठीक है, जिस पर पड़ने से रोका जाता है वो आंतरिक चर होता है, और जिसको पड़ने से रोका जाता है उसको हम बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। तो जिसके प्रभाव को रोका जाता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। लेकिन जिस पर पड़ने से रोका जाता है उसको आंतरिक चर कहते हैं, ठीक है। तो जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर कहते हैं। ये चीज़ें क्रियाशील बीच में होती हैं, ठीक है। तो आपको मध्यवर्ती चर समझ में आया क्या होता है। एक सिलेबस में आपका जो मॉडरेटर चर है वो और पढ़ लीजिए। वेरिएबल्स थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन आप इसको यदि आसान से समझेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, आप बुक में पढ़िए। यहाँ पर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है केवल इतने से ही, हम आपको बार बार बता चुके हैं यदि हम इतना पढ़ेंगे तो हमको इतना ही याद होगा। अगर हमने इतना पढ़ा ना तो हमको इतना याद होगा, लेकिन जब हम इतना पढ़ेंगे तब हमको इतना सा याद होना है। इस वजह से यहाँ पढ़ने के बाद आप किताबों में देखिए, जो भी चीज़ें आपको जहाँ से आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको देखिए, और कोई भी एक बुक खरीद लीजिए। हरियंत की बुक के बारे में जो सभी लोग बात कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग ठीक है वो बुक, ठीक है, मैंने देखी है। हरियंत की बुक ठीक है, अच्छी है, आप सभी लोगों के लिए, आपको यदि नॉलेज है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे रूप से उस पर डिपेंड नहीं होना है, आपको पहले से चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, तब तो आपके लिए वो बेटर है। लेकिन आप यदि शुरुआत ही उससे करते हैं तो वो आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका आता है मॉडरेटर चर, इसको और पढ़ लीजिए। इसी को हम मध्यस्थ चर भी कहते हैं, ठीक है, मॉडरेटर चर। मॉडरेटर चर, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मॉडरेटर चर कहते हैं, लेकिन आसान भाषा में हम इसी को मध्यस्थ चर भी कहते हैं, ठीक है। वे चर जो अन्य दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वे चर जो अन्य दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वे चर दो अन्य चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर कहते हैं, या आपका मॉडरेटर चर कहते हैं, ठीक है। वे चर जो दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हैं उन्हीं को मॉडरेटर चर या मध्यस्थ चर कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को मॉडरेटर या मध्यस्थ चर कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल देंगे जिसमें आपका बाह्य चर, आंतरिक चर, मध्यस्थ चर, मॉडरेटर चर, मध्यवर्ती चर सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी के एग्जाम्पल करके अलग कर देंगे, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर या मध्यवर्ती चर कहा जाता है, ठीक है। यह दो चर के बीच संबंधों की ताकत का निर्णय करता है, संबंधों की ताकत का निर्णय करता है, ठीक है। तो ये तो आपने किताबी भाषा में लिख दिया। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये जो मॉडरेटर चर होता है और जो मध्यस्थ चर होता है इसको होता क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था आपको कि ये टीचर, ठीक है, टीचर ये पढ़ा रहा है इसको छात्र, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका स्वतंत्र चर, ठीक है, और ये आपका आश्रित चर, ठीक
है, इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, आपका ये स्वतंत्र चर हुआ, और ये आपका आश्रित, जो आपका आश्रित चर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टीचर पढ़ा रहा है और छात्र को पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए जो शोर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो शोर हो रहा है इसको क्या कहेंगे? बाह्य चर। ठीक है, अब इस शोर को, ठीक है, इस शोर के प्रभाव को, इस बाह्य चरों के, इसी को तो बाह्य चर कहते हैं, बाह्य चरों के प्रभाव को पढ़ने से रोका जाता है। किस पर पढ़ने से रोका जाता है? आंतरिक चर। तो इसी को हम आंतरिक चर कहेंगे, आंतरिक चर। ठीक है, आंतरिक चर कहेंगे। ठीक है, तो शोर आपका हो गया बाह्य चर। अब इसी के बाद आपका जो मॉडरेटर चर होता है, ठीक है, मॉडरेटर चर क्या होता है? ठीक है, जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है। ठीक है, ये चीज़ ये आपने लिख ली हो ऊपर का, तो इसको थोड़ा हटा दें। इस एग्जाम्पल से आपके सारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है, उसी को मध्यस्थ चर कहते हैं। मध्यस्थ चर। ठीक है, तो ये जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है, उसी को मध्यस्थ चर या मॉडरेटर चर कहते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका स्वतंत्र चर हो गया। इसी के बाद टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, और ये आपका एक्सटर्नल सोर्स बाह्य चर हो गया कि जो यहाँ पे बाहर नॉइज हो रहा है, या मान लीजिए कोई घंटी बज रही है, तो ये आपका क्या बाह्य चर हो गया। और इसका प्रभाव हमको रोकना है, किस पर पढ़ने से? इस पर, आश्रित चर पर प्रभाव पढ़ने से रोकना है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया और इंटरनल वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, इसी को आंतरिक चर भी कहते हैं। ठीक है, या आंतरिक चर या आश्रित चर। अब ये जो आपका मध्यवर्ती चर था, मध्यवर्ती चर हमने क्या बताया था आपको? मध्यवर्ती चर देखिए, ठीक है, मध्यवर्ती चर क्या होती हैं? वह चर जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। जब तक हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक प्रयोगकर्ता उन चरों को नियंत्रित करके रिसर्च नहीं करेगा, जब तक हमारा परिणाम कैसा? शुद्ध नहीं आएगा। मध्यवर्ती चर में हमने आपको क्या बताया था? छात्रों की मान लीजिए थकान, अभिप्रेरणा, ठीक है, इनकी अभिवृत्ति, इंटरेस्ट, रुचि, मान लीजिए वो थके हुए हैं, तो ये आपके मध्यवर्ती चर हैं। ठीक है, ये कैसे चर है? मध्यवर्ती चर, मध्यवर्ती चर। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, ये वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्रियाशील रहते हैं, मतलब टीचर के और छात्र के बीच में क्रियाशील रहते हैं। टीचर यदि छात्र को पढ़ा रहा है और छात्र कैसा? थका हुआ है, मोटिवेट नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कैसे? ये चीज़ें आपकी मध्यवर्ती चर के अंतर्गत आ जाती हैं, और ये प्रभावित किसको करती हैं? आश्रित चर को। ठीक है, छात्र के सीखने को, छात्र का सीखना ही तो आश्रित चर है। छात्र जो चीज़ें सीख रहा है वही तो आश्रित चर है, छात्र थोड़ी नहीं आश्रित चर है। छात्र जो हमारे द्वारा, जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, ठीक है, वही तो आश्रित चर है, तो उसको प्रभावित करती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मध्यवर्ती चर। तो आपको समझ में आया? स्वतंत्र चर, बाह्य चर, आंतरिक चर और आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। अब आपका बता मॉडरेटर चर, वे चर जो अन्य दो चरों के बीच के संबंधों को बदलने की क्षमता रखते हैं, उनको मॉडरेटर चर कहते हैं।
या जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है, उसी चर को मध्यस्थ चर कहा जाता है। जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव, ये वो चर होता है जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव, ठीक है, बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर, ठीक है। तो बाह्य चर ये हुए और आंतरिक चर आपका ये हुआ। तो इसका प्रभाव हमको इस पर पड़ने से रोकना है, तो उसी को मध्यस्थ चर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए बाहर शोर हो रहा है, बाहर घंटियां हो रही हैं, तो इसके प्रभाव को हमको रोकना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे इसी को कहते हैं, ये दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैसे रखते हैं कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो मध्यस्थ चर है, ठीक है, मध्यस्थ चर क्या होता है, बाहर बहुत ज़्यादा शोर, मध्यस्थ चर होता है कि जो बाह्य चरों के प्रभाव को आंतरिक चरों के प्रभाव पर पड़ने से रोकता है, ठीक है, वो चर होता है, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो हमारा और आपका संबंध तो बदल जाएगा ना। एक वो चर है जो अन्य दो चरों के बीच के संबंधों की बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बाहर जो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या बगल की कक्षा में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बगल की कक्षा में एक टीचर और कोई दूसरी क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो उसकी आवाज़ होगी आपके कानों में सुनाई देगी और मैं जो पढ़ा रही हूँ, हो सकता कि आपका संबंध मुझसे छूट के उससे हो जाए, आप मेरी बातों को ना सुन के आपको वो बातें सुनने लगी, तो आपको संबंध बदलने की क्षमता रखता हो, ठीक है, वो चीज़ें सुनाई देने लगे। तो इसी को हम आपका क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर कहते हैं। तो इसकी बदलने की क्षमता रखता हो, तो मतलब कि यदि हम अपने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे तो बाहर का नॉइस जो होगा नहीं आएगा, या हम कोई रूम चेंज कर लें, कोई और अंदर के रूम में पढ़ाने लगे तो बाहर का शोर होगा नहीं आएगा, क्लास कोई चेंज कर लें, जो क्लास में शोर ना आ रहा हो वो कर लें। तो ऐसा चर जिसके द्वारा बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोका जाता है, उसी को हम मध्यस्थ चर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। बगल वाले कमरे में यह हमने आपको बताया था कि जो आपका मध्यस्थ चर होता है या मॉडरेटर चर होता है, तो यही होता है कि जो आपके बाह्य चरों का प्रभाव आंतरिक चरों पर पड़ने से रोकता है, उसी को हम मध्यस्थ चर कहते हैं। रोकने के लिए हम खिड़की दरवाजों को बंद कर देंगे, उसके आने को बंद कर देंगे, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, तो क्या हमारा संबंध बदल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर कहते हैं। और वे चर जो अन्य दो संबंधों के बीच के संबंध को, अन्य दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखता है, तो इसका हमने बताया कि मान लीजिए इसी को मॉडरेटर चर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में आप पढ़ाइए, तो इंग्लिश मैं हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते आपको एकदम से इंग्लिश सारी चीज़ें बताने लगूँ, इंग्लिश में बोलने लगूँ, तो आपका और मेरा संबंध बदल जाएगा, ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मॉडरेटर चर होता है। और इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपको कितनी भी भूख लगी है, ठीक है, यदि सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए, अत्यधिक ज़्यादा हो जाए, तो आपकी भूख क्या खत्म हो जाएगी, वो खाना आप खा नहीं सकते, तो आपकी भूख खत्म नहीं हो जाएगी, संबंध बदल जाएगा उसका। भूख तो आपको लगी है, लेकिन आपका फिर मन नहीं करेगा खाना का, क्योंकि सब्जी कितनी भी अच्छी बनी हो, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए या उसमें नमक हो ही ना, तो क्या होगा, आपका और भूख का उसका संबंध आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको बताया कि वे चर जो दो चरों के बीच के संबंध को बदलने की क्षमता रखते हों, ठीक है, तो इसी कारण इसको हम मध्यस्थ चर भी कहते हैं, ठीक है। या दो चर के बीच संबंधों की ताकत का निर्णय करते हैं कि उनके बीच क्या संबंध है, इसी को हम मॉडरेटर चर कहते हैं। एक मॉडरेटर चर दो चर के बीच संबंधों की ताकत को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। एक मॉडरेटर चर दो चरों के बीच के संबंधों की ताकत को, ठीक है, एक मॉडरेटर पर दो चर के बीच संबंधों की ताकत को बढ़ाया घटा जा सकता है, ठीक है। तो घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर का शोर आना बंद हो गया, तो अंदर जो ताकत उनकी संबंधों की थी वो बढ़ गई, ठीक है।
और यदि हम वो दरवाज़ा खोल दें, उस दरवाजे को हम बाह्य चरों के प्रभाव को अंदर आने से ना रोकें, तो क्या होगा, हमारा संबंध घट भी जाएगा। दूसरी क्लास बगल वाले टीचर से सहसंबंध हो जाएगा। जो बगल की क्लास में शोर हो रहा है या बगल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ से मिलती जुलती है, वो भी दूसरे पढ़ रहा है, तो हमारा संबंध होता ही है। आप लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आप कभी क्लास में जब पढ़ रहे होंगे और दूसरी क्लास में जो टीचर कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ा रहा होगा, तो आपकी क्लास में जो टीचर कुछ पढ़ा रहा है वो सुनना, वहाँ से आपका दिमाग हट जाता है और दूसरी क्लास पर आपका दिमाग चला जाता है। तो इसी को हम मध्यस्थ चर या मॉडरेटर चर कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये दो चरों के बीच के संबंधों की बदलने की क्षमता रखता है, और एक मॉडरेटर चर दो चरों के बीच के संबंध को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो आपके ये वेरिएबल्स थे। ठीक है, ये तो थे वो वेरिएबल्स जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ वेरिएबल्स आपको और पढ़ने हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, पहला तो है आपका अपरिय संगत चर। अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़ाई ये पूरे आपके सिलेबस के लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं